नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स एकेडमी। मैं अक्षय सिंह राजपूत। और देश में लॉकडाउन और बढ़ गया है, तो मैं आशा करता हूं आप घर में सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, स्टे होम और प्रधानमंत्री जी आह्वान का पालन कीजिए। तो आइए हम आज से कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज से हिस्ट्री और पॉलिटी के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली लेक्चर लेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारा 1857 रिवोल्ट से लेकर 1947 के सारे फैक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। कृपया आप बहुत ध्यान से सुने, एज ए लिसनिंग किया। तो हम बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है, ऑफिशियली डेट स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और ये मेरठ से स्टार्ट होता है। देश की हमारी कैवलरी रेजिमेंट अंग्रेजों के खिलाफ, आपको जैसे पता होगा कि जो हमारे चर्बी लगे कारतूस थे उनके खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। इमीडिएटली कॉजेज यही था। और ये 11 मई को दिल्ली पहुंचता रिवोल्ट और बहादुर शाह जफर इसके लीडर बनते हैं। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं और उनकी लीडरशिप में लड़ा जाता है। तो लगभग ये 10 मई 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक ये लड़ा जाता है। और इस रिवोल्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया से खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल भारत में स्टार्ट हो जाता है। इसको क्राउन रूल कहा जाता है। महारानी का शासन भारत में स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भारत में होता है 1885 में। जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं हुम, जो एक कांग्रेस पार्टी को स्टेब्लिश करते हैं। इस कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन होता है बॉम्बे में, उस समय का मुंबई। और बॉम्बे में जब होता है तो इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया जाता है। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरीन होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है भारत में 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये इंसिडेंट होता है 16 अक्टूबर, जिस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जिससे कि भारत में आज़ादी की शुरुआत जो वास्तव में होती है वो यहाँ से होती है कि यहाँ के बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन स्टार्ट करते हैं। 1905 में जब पार्टीशन बंगाल होता है तो कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की डिमांड की जाती है। अधिवेशन होता है कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1906 भारत में एक पार्टी स्टेब्लिश होती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। ये पार्टी स्टेब्लिश होती है ढाका में, और इसको स्टेब्लिश करने में जो महत्वपूर्ण हाथ होता है वो प्रिंस आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां का महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी कड़ी में 1906 में ही पहली बार भारत में स्वदेशी की डिमांड स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार स्वदेशी की डिमांड स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट होती है बनारस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष होते गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है सूरत स्प्लिट, यानी सूरत विभाजन। और सूरत विभाजन किसके बीच में होता है दोस्तों? जैसे आपको पता होगा, गरम दल और नरम दल के बीच में, यानी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट लीडरों के बीच में कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर पार्टीशन हो जाता है, और इस पार्टीशन में पूरी पार्टी बिखर जाती है। इससे अंग्रेजों को फायदा मिलता है। 1909 सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, एक एक्ट आता है जिसका नाम है, जो बड़ा फेमस नाम है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में बहुत सारे क्लॉजेस थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स, यानी कि उनके बहुल क्षेत्र से सिर्फ वो कैंडिडेट होंगे, वोट देने का अधिकार भी उनका ही होगा। 1911 भारत में भव्य दिल्ली दरबार, द ग्रैंड सेरेमनी ऑफ दिल्ली ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी भारत आते हैं। और इस पूरे अधिवेशन में दो इंपॉर्टेंट, यानी इस पूरे दरबार में दो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं। फर्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किए जाते हैं, और पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करने के बाद उड़ीसा और बिहार दो नए स्टेट बना दिए जाते हैं। और सेकंड, इसमें जो डिसीजन होता है वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की, अब जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट जो 1912 में
1912 में जो कैपिटल बन जाती है वो दिल्ली बन जाती है, और दिल्ली में लॉर्ड, उस समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग होते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और स्वागत कैसे किया जाता है? प्रफुल्ल चाकी और रासबिहारी बोस उनकी बग्घी पर बम फेंक देते हैं और वो बच जाते हैं। ये इंसिडेंट भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का इंसिडेंट माना जाता है। रासबिहारी बोस फिर यहाँ से स्केप कर जाते हैं भारत से, प्रफुल्ल चाकी, इनको सबको फांसी हो जाती है। उसके बाद 1914 में पूरे वर्ल्ड में हलचल मच जाती, ग्लोबल वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है 28 जून। इसके पहले जो इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड आर्कड्यूक की हत्या हो जाती है। बस इसी कारण ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर जो सर्बिया पर हमला कर देते, ये वॉर लगभग 4 साल तक चलता है और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त होता है। तो इसने पूरी हलचल पूरे विश्व में कर दी थी। इस बीच में भारत में क्या महत्वपूर्ण इंसिडेंट होते हैं? तो भारत में 1915 सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, देश के महामहिम पूजनीय महात्मा गांधी 9 जनवरी को 21 साल की यात्रा के, या 21 साल अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत आते हैं। तो उन्हीं की याद में हम 9 जनवरी को भारत में अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे। इसके बाद की गतिविधियां 1916 भारत में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको लीड करने वाले बाल गंगाधर तिलक साहब और एनी बेसेंट होती है। उसके बाद ये मूवमेंट चलता है 1917 में, 1917 में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह बिहार का एक जिला चंपारण, जहाँ 3 कटिया सिस्टम के खिलाफ ये स्टार्ट होता है, इसको लीड महात्मा गांधी करते हैं। 1917 में एक इंसिडेंट होता है कि एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली महिला अध्यक्षा जो कांग्रेस की बनती है वो एनी बेसेंट बनती है। उसके बाद 1918 अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट, अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट, जो वहाँ के मजदूर होते हैं उनका अपने मालिकों से कुछ डिस्प्यूट होता है, जिसके खिलाफ उनको लीड करने में जो सहायता करते हैं महात्मा गांधी करते हैं। और यहाँ गांधी जी फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक का यूज़ करते हैं, यानी आमरण अनशन का पहली बार यूज़ होता है गांधी जी के द्वारा। उसी के कुछ समय बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जो किसानों का पहला सत्याग्रह हुआ, इसको भी सक्सेसफुल लीड करा दिया जाता है। तो गांधी जी के एक के बाद कई मूवमेंट सक्सेस होते हैं, तो गांधी जी भारत की राजनीति में उभर कर आते हैं। दौर आता है 1919 का, और भारत में एक कानून पारित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये रोलेक्ट एक्ट सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में बनाया जाता है, और इस कानून में होता है कि कभी भी आपको किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है। उसमें बड़ा अच्छा सा स्लोगन, ना अपील ना वकील ना दलील, और आपको जब तक चाहे अंग्रेज अरेस्ट करके रख सकते हैं। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ जाते हैं, कई जगह अंग्रेज कर्फ्यू लगा देते। ये कर्फ्यू का दौर चलता है पंजाब में, और पंजाब का वो इंसिडेंट जो अभी कल बीता है, कल कुछ समय पहले, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर कई निर्दोष जनसभा पर गोली चला जाता है, जिसमें कई सारे लोग मरते हैं। देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा, आक्रोश स्टार्ट होता है। देश की राजनीति यहाँ से और बदल जाती है। उसी 1919 और 20 के दौर में भारत में खिलाफत आंदोलन चलता है। इसके लीडर अली ब्रदर्स होते, और ये खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट होता है, ये जो तुर्की का खलीफा अंग्रेज उस पद को समाप्त कर देते हैं, इसके खिलाफ यहाँ के मुसलमान उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, जिसमें कांग्रेस बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यह आंदोलन चलता रहता है। 1920 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं, और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। अंग्रेजों को किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं करना है। 1 जनवरी 1921 गांधी जी की अध्यक्षता में यह आंदोलन पूरे देश में स्टार्ट हो जाता है। पूरे देश में यह आंदोलन व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट होता है 1 साल के बाद, फरवरी 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, यूपी में गोरखपुर के पास एक जगह है चोरा चोरी इंसिडेंट। वहाँ पर जब ये इंसिडेंट होता है तो इसमें पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। इस घटना के बाद गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं।
कई देश के नेता इस आंदोलन को वापस लेने के खिलाफ थे, तो उन नेताओं ने 1923 में 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वराज पार्टी। इसके बनाने वाले दो लीडर हैं, मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास। ये पार्टी इलेक्शन में भाग लेती है और अच्छी सीटें जीतती है। 1924 कांग्रेस का बेलगांव सेशन, इस सेशन की अध्यक्षता जो की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गांधी जी ने की है। और गांधी इज वन ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन इज ए बेलगांव सेशन। याद रखना कि गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कर्नाटक के बेलगांव सेशन की गई थी। उसके बाद 1925 द फर्स्ट इंडियन लेडी बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, भारत की पहली महिला अध्यक्षता कांग्रेस की बनी थी और सरोजिनी नायडू बनी थी। और 1925 में एक इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट का नाम है काकोरी ट्रेन रोबरी। भारत के वो लोग जो क्रांति से देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, उन्होंने अंग्रेजों का धन लूटने की कोशिश की और उस इंसिडेंट का नाम काकोरी है, जिसमें बाद में सब अरेस्ट हो जाते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खां, और उसमें जो बच जाते हैं वो आज़ाद बच जाते हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद भारत में दौर चलता रहता है। अंग्रेज ने एक वादा किया था 1919 में, उस एक्ट का नाम था 1919 का जो एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसमें वादा किया था कि 10 साल के बाद हम आपको स्वराज देंगे नहीं देंगे इस पर हम बात करेंगे। तो 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनता है जिसका नाम साइमन कमीशन, और ये 1928 में भारत आता है। इस कमीशन का भारत में विरोध होता है क्योंकि रीजन आपको पता है, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था, 7 लोग थे, सब यूरोपीय थे और एक भी भारतीय नहीं था, तो स्वाभाविक बात है इसका विरोध होना था। और बढ़ चढ़कर इसका विरोध हुआ और उस विरोध में लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ कि लाला लाजपत राय की विरोध करते समय उनकी लाठीचार्ज में हत्या हो जाती है। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा होता है और इस इंसिडेंट का बदला फिर सैंडर्स को मारकर भगत सिंह 1928 में लेते हैं। आगे हम आते हैं कि आगे का दौर चलता रहता है। साइमन कमीशन पूरे भारत में घूमता, अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करता है। इसी रिपोर्ट के खिलाफ भारत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कई कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट तैयार होती है और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही ये रिजेक्ट हो जाती है। और रिजेक्ट होने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना है, क्योंकि जिन्ना चाहता है कि उसमें मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हो, तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट इंट्रोड्यूस करते जिनको 14 सूत्री मांगे कहा जाता है 1929 में। लेकिन ये जो फैक्ट हैं इनको कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है और इसके बाद आपस में कोई बातचीत नहीं बन पाती है। 1929 में एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है यह पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया जाता है, यानी टोटल इंडिपेंडेंस। अब भारत के लोग पूर्ण आज़ादी लेंगे। अभी इस आज़ादी की डिमांड में आगे चलते ही गांधी जी 1930 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते कि 11 मांग हमारी मान ली जाए और 40 दिन का समय देते हैं, अल्टीमेटम 14 डेज। और इस 40 दिन के समय में लॉर्ड इरविन इस पर कोई राय नहीं लेते, तो गांधी जी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण थी, दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक साबरमती आश्रम से दांडी के लिए एक यात्रा की जाती है और यहीं से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी गांधी जी का देशव्यापी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसी दौर में अंग्रेज भारतीयों से बातचीत करने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कांग्रेसियों की तरफ से भारत में से कोई नहीं जाता है, तो ये जो डिबेट है ये कैंसिल हो जाती है। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने के बाद 1932 में 31 में फिर बुलाई जाती है और इसको बुलाने के बाद